हेलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक घटना हुई, मैं उसी घटना से अपनी बात रखना चाहूंगा। सुबह सुबह ओखला के अंदर हमारे पास कल कुछ लोग आए थे। परसों करीब 500 घर तोड़ दिए गए उन लोगों के। वो एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे थे, उनके पास वैलिड कागज हैं जमीन के, अपने घरों में रह रहे थे। सरकार ने घर तोड़ दिए 500, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज सुबह जब मैं वहां पे पहुंचा तो अर्थक्वेक आता है ना, जैसे उस तरह की साइट थी। बच्चे रो रहे थे, खुले आसमान के थे, सब गरीब लोग। हमारे घरों में आया आती है जो, वो सब गरीब लोग थे। इसी तरह से पिछले हफ्ते एक फोन आया और ये लोग कल शीला दीक्षित जी से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं हमारे घर क्यों तोड़े गए। प्राइवेट में ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि गलती हो गई है, लेकिन गलती को, आप गलती से 500 घर तोड़ सकते हैं? अभी एक हफ्ता, कल वो लोग शीला दीक्षित जी से मिलना चाहते हैं, टाइम मांगा, टाइम नहीं दिया, तो हम लोगों ने कहा ठीक है सुबह 7 बजे जाएंगे। तो अभी सुबह से फोन आ रहे हैं कि अगर आप लोग आए तो लाठीचार्ज होगा, आप लोग नहीं आ सकते, वहां धारा 144 लगा दी है। आप 500 लोगों के घर तोड़ दें और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलना चाहें, हम कोई मारने काटने थोड़ी जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं उनसे, तो लाठीचार्ज होगा। ये तो गलत बात है। पिछले हफ्ते एक फोन आया और मैं रोहिणी की झुग्गियों में गया। वहां पे 4 साल की लड़की के साथ 50 साल के बूढ़े ने रेप करने की कोशिश की। 5 दिन तक, 25 नवंबर का इंसिडेंट है, 5 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहां के लोकल एक्टिविस्ट्स ने जब आवाज उठाई तो पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया और फिर एक छेड़खानी का केस दर्ज कर रहे थे। बहुत लोग इकट्ठे हुए पुलिस थाने के बाहर और पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जो कि वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी। एक बहुत बड़े टीवी चैनल के रिपोर्टर से जब हमने कहा तो वो रिपोर्टर कहती है अटेम्प्ट ही तो था, अभी हुआ थोड़ी था। ये तंत्र है, इससे दुखी है जनता, लोग दुखी हैं। तंत्र ही लोगों को दुखी कर रहा है और तंत्र के पास ही जाके हमें न्याय मांगना पड़ता है। इस तंत्र के कौन कौन हिस्सा हैं? जाहिर है कि रूलिंग पार्टी के तो सभी लोग हिस्सा हैं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए सारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं उनको जमीनें देने के लिए। नितिन गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो शायद नेता कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। मैं भी बिजनेस कम्युनिटी से आता हूं और एक बिजनेसमैन की मानसिकता को समझता हूं। बिजनेसमैन सबसे बना के चलता है, किसी को नाराज नहीं करता। गडकरी जी भी सबसे बना के चलते हैं, उनको जनतंत्र की कोई परवाह नहीं है, जनता की कोई परवाह। जनता के लिए तो आपको लड़ना पड़ता है, आपको दुश्मन बनाने पड़ते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन दुश्मन नहीं बना सकता। मोदी जी के बारे में पता चला, हम भी सोचते थे कि बड़े ईमानदार हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब सारा खुलासा किया, सारे कागज आए, तो पता चला कि 20,000 करोड़ रुपए के गैस के कुएं उन्होंने फ्री में दे दिए। जब रिलायंस वालों ने गैस के कुएं बेचे तो उनको 35,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उतने की संपत्ति मोदी जी ने फ्री में दे दी। जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो मोदी जी को कहता है कि हम ₹2.25 पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे देंगे, लेकिन मोदी जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने वही बिजली ₹5.5 यूनिट के हिसाब से अडानी से खरीदी। वो भी इस तंत्र का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी गाज तब गिरी, अभी तक तो जो हम खुलासे कर रहे थे मीडिया सारा दिखा रहा था, सबसे बड़ी गाज तब गिरी जब हमने रिलायंस को छुआ। हमने कहा भाई मुकेश अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के बैंक अकाउंट हैं स्विस बैंकों में, तो ऐसे पीछे पड़ा, ऐसे हमसे प्रश्न पूछे गए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। मैंने कहा भाई मैं इनकम टैक्स गया था, मैंने इनकम टैक्स के अंदर फाइलें देखी है, फाइलों में मैंने देखा उनके बैंक अकाउंट के अंदर स्विस बैंकों में अकाउंट है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, टैक्स जमा करा दिया है। इंतजार करनी है प्रोसिक्यूशन की कि कब उनको जेल भेजने की प्रोसीडिंग्स की जाए, लेकिन कहते हैं सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आज मैं सबूत लेके आया हूं आपके सामने। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट नंबर्स हैं मेरे पास। उनके नंबर्स हैं 5090160983 एंड 5090160984। ये उनके स्विस बैंक अकाउंट नंबर हैं।
लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि रिलायंस के जिस दिन हमने बैंक अकाउंट के खाते एक्सपोज किए, उसके 3 दिन बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में एडिटर्स की मीटिंग हुई। एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस का एक अंग्रेजी का चैनल है, एक हिंदी का चैनल है। उस न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग में इंग्लिश चैनल के जो एडिटर है उन्होंने कहा भाई अभी अरविंद केजरीवाल को लाइव दिखाना बंद करो, बड़ा खतरा बनता जा रहा है ये। और अभी 5 दिन पहले फिर से मीटिंग हुई न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की, उसी मीडिया हाउस के हिंदी के हेड ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल को बंद करो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि क्या मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा इस तंत्र का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे जनतंत्र के 4 स्तंभ थे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। क्या ये चारों के चारों स्तंभ अब एक हो गए हैं? और ये स्तंभ तंत्र है, एक तरफ तंत्र है, एक तरफ जनता है, और जनता अपने हकों के लिए लड़ रही है। अब जनता इकट्ठी हो गई है, अब जनता जाग गई है, अब जनता चुप नहीं रहने वाली है। अब तो जनता अपने हक लेके रहेगी, अब तो जनता इस तंत्र को तोड़ के रहेगी, अब तो जनता इस तंत्र की सत्ता को खत्म करके रहेगी। कल जो कुछ हम लोगों ने संसद में देखा और 29 दिसंबर को जो कुछ संसद के अंदर हुआ, बहुत दुख हुआ। ये तो जनतंत्र नहीं हो सकता, इसके लिए तो हमारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये तो मुझे लगता है सीधे सीधे संसद का अपमान है, सीधे सीधे संसद की इज्जत के साथ खेला गया। मुझे लगता है अब इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है, और 2014 के अंदर इस देश की जनता सबक सिखाएगी। अरविंद, आपने सवाल उठाए पूरे तंत्र पर, मीडिया पर भी। जहां तक मीडिया का सवाल है और खासतौर से इंडिया टुडे ग्रुप, हेडलाइंस टुडे, आज तक का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें खौफ होता है इस बात का कि आप क्या कहेंगे, किसका नाम लेंगे, तो हम आपको आमंत्रित नहीं करते। मैं अपनी बात रख रहा हूं। यहां पर आपको बुलाया गया और न कभी नहीं कहा गया कि आप ये कहिए, ये ना कहिए। ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपनी बात रखने का हक है, और हमें भी हक है सवाल पूछने का, जो पूछे भी जाएंगे। कि आप ये आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं, मिट्टी फेंकते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं, क्या आप पूरी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए? सवाल होगा आपसे। लेकिन मैं चलता हूं मणिशंकर अय्यर की तरफ। क्या यह हकीकत नहीं सर कि जिस तरीके से संसद में खरीद फरोख्त होती है, पार्टियों की, सांसदों की विचारधारा कोई नहीं है, आम आदमी जो है वो ऊब गया है, उसको लगता है कि नेताओं ने इस देश को बेच दिया है, किसी पर भी वो विश्वास नहीं करता। और इस वजह से जब अरविंद क्रांति की पुकार देते हैं तो लोगों को लगता है हां ये मेरी बात बोल रहा है, आखिरकार किसी में तो हिम्मत हुई ये बात कहने की। मणिशंकर अय्यर जी। चलिए मान ले कि हम 40 चोर हैं और आप वाहिद अली बाबा हो, लेकिन मैंने इसका स्वागत किया कि अरविंद केजरीवाल आप बजाय जनता के जानिब से बोलें, वो जनता के बीच में उतरे। उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली, मुबारक हो। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली के हों या आम चुनाव हो देश भर में, कि आप भाग लें और आपको 1-2 सीट ही मिले तो तभी मैं कहूं कि डट के रहो बेटे, रहो इसमें। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी को 1885 से लेकर 1920 तक इंतजार करना पड़ा थोड़ा बहुत आम जनता के साथ लगने के लिए, वैसे ही 35 साल के बाद, जबकि आपका उम्र छोटा होगा लेकिन मेरा तो दफन हो जाएगा तब तक, उम्मीद रखता हूं कि शायद आप उभर कर आएंगे और आपका नाम भी उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अपनी पार्टी बनाना कि प्रतिदिन वो कुछ न कुछ नए घोटाले निकालकर ऐलान करें और फिर जो कल का घोटाला था उसको भूल जाएं, ये भूलें या नहीं भूलें, आम जनता तो भूल जाती है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि आप मुझे बताइए
कि केजरीवाल साहब ने कितने लोगों को बेनकाब किया है, और भूल जाते हैं, कहते हैं कभी हाँ वो सलमान खुर्शीद का था, फिर वो कहते हैं कौन कौन कौन, हाँ वो वड्रा का भी था। तो इस तरीके से राजनीति करना, मैं आपको खुद ही छूट देता हूं कि आप राजनीति में उतरे हो, जिस तरीके का की राजनीति आप करना चाहते हैं आप करें। लेकिन मुझको आश्चर्य होगा यदि इस प्रकार के राजनीति जो कि रचनात्मक राजनीति नहीं है, बिल्कुल इस यहां तक सीमित है कि ये कहें कि ये भी दोषी है, वो भी दोषी है, ये भी दोषी है, और कहें कि सबूत को पेश करना मेरा काम नहीं है, मैंने आपको दोषी खड़ा रख दिया है क्योंकि मैंने आपको दोषी खड़ा रख दिया है। और हमारी सारी जो प्रणाली है लोकतंत्र की, कि एक व्यक्ति को हम मासूम समझते हैं जब तक कि एक अदालत में वो दोषी नहीं खड़ा किया जाता, कि हम जो हैं अपनी इच्छा से तो नहीं आए हैं सत्ता में, कभी हम भी हार गए और ज्यादातर हम जीते हैं। और ये कहना कि हमने सारी जनता को पिछले 65 साल से, और 65 साल को छोड़िए, हम तो 1885 से हैं, कि 150 साल से हम सबको गुमराह कर रहे हैं, सबको हम धोखा दे रहे हैं, और ऐसे मूर्ख है हमारी जनता कि हमें लिए वोट बार बार देती रहती है। इस प्रकार की राजनीति मेरे समझ में नहीं आती है। शुक्र है कि आपके दाहिने हाथ पर योगेंद्र यादव जैसे एक दानिश्वर हैं, वो एक बुद्धिजीवी हैं, वो इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद रफ्ता रफ्ता वो बन जाएंगे इस गांधी के गोखले, और इनको समझाएंगे कि कैसे एक ऐसी राजनीति बनाएं जिससे कि देश भर में इनकी आवाज गूंज उठे और इनको प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सोचना कि 2-4 लाखों लोगों को वो क्या कहते हैं हलचल देखने के लिए वो रामलीला पहुंच गए, रामलीला ग्राउंड्स पहुंच गए 2-4 दिन के लिए, और इसलिए मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं, और गांधी जी का नकल मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरे सर पर तो लाल टोपी है लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, इनके सर पर तो हमारी टोपी है और पता नहीं दिल कहां जा रहा है। लेकिन इनकी बातों को सुनने से लगता है कि दिल में इनका रंग कोई लाल सा है, कोई क्रांति लाना चाहते हैं। लाइए, क्योंकि आखिर 1/3 हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां किसी न किसी प्रकार के बगावत चल रही है। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो तब आपको बंदूक उठाना पड़ेगा। यदि आप कहना चाहते हो कि हमारे समाज एक स्वर्ग नहीं है, तो मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं, ये कोई स्वर्ग नहीं है और हम कोई भगवान नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य की कमियां हमारी भी हैं, आपकी नहीं है, क्योंकि आपके तो कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है, आप तो बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल पावन हो, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ही सबसे अच्छे लोग हैं, और बाकी हम सब या तो चोर हैं या मूर्ख हैं या गलत चीज करते रहते हैं या जानते नहीं है कि हमारे हित में क्या करना है। कहते रहिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगा कि कारवां आगे बढ़ती ही जाएंगे और कुत्ते भौंकते रहे। शुक्रिया। रविशंकर जी, आरोप हम खामोश रहिए प्लीज। माफ कीजिए, ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो कि फारसी में पहले कहा गया और आम तौर पर हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये नहीं कहा, अरे सुनो तो, खामोश। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के सदस्यगण जो हैं वो कुत्ते हैं। मैंने बस इतना कहा कि हमारी जमहूरियत की कारवान आगे बढ़ती जाएगी और जिनको इसका निंदा करना है वो करते रहे। इस तरह से इस एजेंडे का हाईजैक नहीं हो सकता है। आप सभी को सवाल पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में, अभी कुछ नहीं, आपको मौका बाद में मिलेगा। रविशंकर जी, आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगते हैं,
साथ ही साथ आरोप बीजेपी के नेताओं पर भी लगते हैं। और जब आम जनता इसको देखती है तो शायद एहसास होता है, यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में मैच फिक्स्ड है। और कुछ वरिष्ठ नेता तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि दूसरी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी सेटिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से हम जानते हुए भी अंजाम बन जाएंगे। रविशंकर जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अपनी पार्टी बनाई है, मेरी शुभकामना है, संघर्ष करिए, देश की जनता का विश्वास जीतिए। 65 साल के बाद हिंदुस्तान में दो बातें साफ हैं, अब कोई मिलिट्री को नहीं होगा और इमरजेंसी के फियास्को के बाद कोई नेता इमरजेंसी लगाने की प्रेस सेंसरशिप की हिम्मत नहीं करेगा। और देश की जनता यह जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी भी नेता और किसी भी पार्टी को दिल्ली में हो या प्रदेश में चुनाव में बदल सकती है। कुछ लोग 40 साल राज करने का दावा करते थे मेरे प्रदेश बिहार में, आज वो हाशिए पर है। आपको मेरी शुभकामना है, बन जाइए प्रधानमंत्री, देश की जनता का विश्वास जीतिए। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल जरूर करना है। अभी आपको हिंदुस्तान के क्षितिज पर आए हुए 1 साल हो गए, आपके कुछ बड़े अजीज साथी आपसे दूर क्यों हो गए? मुझे बता दीजिए। अन्ना हजारे आपसे दूर क्यों हो गए? किरण बेदी आपसे दूर क्यों हो गई? क्या उनकी प्रामाणिकता कम थी क्या? जब हिंदुस्तान ऐसे बड़े प्रदेश में आप सियासत करने चले हैं तो लोगों को जोड़ना सीखिए। अभी तो जोड़ने के पहले ही आपकी टूटन शुरू हो गई है। शायद आपको कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरी बात, तंत्र पर आपका आरोप सही है, तंत्र में कमियां हैं, लेकिन अरविंद बाबू, इसी तंत्र ने आपको प्रसिद्धि भी दी है। इसी तंत्र में पीआईएल भी है जिसमें आपके साथियों ने अच्छा काम किया है। इसी तंत्र में मीडिया है जिसने आपको अभूतपूर्व एक्सपोजर दिया है। अरुण पुरी जी मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मैं देश का आईएनबी मिनिस्टर रहा हूं वाजपेयी जी की सरकार में। 3 साल प्रवक्ता हूं, 3 साल मुख्य प्रवक्ता रहा हूं। टीवी पर 10 साल आते हुए हो गए, लेकिन काश इतनी प्रसिद्धि न मुझे आज तक मिली है, ना आगे मिलेगी जितनी आपको मिली है। तो जिस तंत्र की आप आलोचना कर रहे हैं, उसी तंत्र ने आपको हिंदुस्तान के आईन में एक ऐसी जगह दे दी जिसको पाने के लिए लोग 40-50 साल मेहनत करते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें कमियां हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको यह दुनिया नहीं पसंद है तो आप अपनी दुनिया बसा लीजिए, अगर आप में ताकत है। लेकिन गुलाब के फूलों से प्यार और कांटों से रुसवाई, यह नहीं चलेगा। यह मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। अब आपको इस बात की परेशानी है कि कल आपको लाठी से मारने की कोशिश की जाएगी, तो भैया रोते क्यों हो? हम बहुत पिटे हैं। राजनीति का एक शख्स है, जेपी मूवमेंट में पता नहीं कितने महीने मीसा में बंद थे, इमरजेंसी की लड़ाई में कितनी बार पिटे थे। तो अगर आपको मुख्यमंत्री के यहां जो मकान गिराया गया वो गलत गिराया गया, आप जा रहे हैं तो पिटने का डर है तो रोना बंद करिए, संघर्ष करिए। इस देश में बहुत से लोग जो राजनीति में आए हैं वो पिटकर आए हैं, पिटते हैं एक कॉज के लिए, उस पीड़ा का दिखावा नहीं करते हैं। ये मैं आपको राजनीति की एक छोटी सी सीख दूंगा, अगर उचित लगे तो स्वीकार कर लीजिए। दूसरी बात, राजनीति, हिंदुस्तान की सियासत सिर्फ एसएमएस और टीवी के बाइट से नहीं चलती। आज भी आई कांटेक्ट, लोगों के बीच में जाना, उनको समझाना, अपनी बात कहना बहुत जरूरी है। जितनी तेजी से कांग्रेस गिरी, हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज 9 प्रदेशों में राज करते हैं, दिल्ली में राज किया। न मणिशंकर अय्यर की कृपा से आए, न आपकी कृपा से आए, जनता ने चुना। लेकिन आप जो पूरे पॉलिटिशियंस को एक भाव से उनको आप ब्लास्ट करते हैं, तो शायद आप उस जनता का निरादर करते हैं जिसने ईमानदार चुनाव में उनको बार बार चुना है। अब आपने मोदी जी पर एलिगेशन लगा दिया, एक स्वीपिंग एलिगेशन लगा दिया आपने। अब यहां अरुण पुरी जी बैठे हैं, इंडिया टुडे ने कितनी बार उनको हिंदुस्तान के बेस्ट सीएम का खिताब दिया है। क्या अरुण पुरी जी मेहनत नहीं करते हैं क्या? उनके बारे में होमवर्क नहीं करते हैं क्या? बाकी चैनल ने किया है। अब एक जियो ग्लोबल का न्यूज आया, आपने कह दिया, और वहीं
गुजरात स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भारत सरकार को कहा है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हम 210 में कैंसिल कर चुके हैं, आप कृपया करके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करिए। भारत सरकार काम नहीं कर रहा है, तो ये आप छोड़ जाते हैं। आपने आरोप लगा दिया नितिन गडकरी पर, आपका अधिकार है, लेकिन गडकरी जी ने जो विदर्भ में काम किया है और खुद उन्होंने कहा इंक्वायरी करिए और बाकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको आप भूल जाते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है आपकी सियासत के लिए जरूरी है कि आप आरोप लगाएं और मैं आपके उस अधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी कि हिंदुस्तान की सियासत में अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए कुछ और गहरा करना पड़ता है। टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आपको अगर जमना है तो आपको दोनों पार्टियों को ब्लास्ट करना है, वो आपकी सियासत का हिस्सा है, मुझे उसको शिकायत नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान की जनता सब देखती है कौन कैसा काम करता है, किसके गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या है, और अगर हमें कमियां हैं तो हिंदुस्तान की जनता हमें हरा देगी, इन्हें हरा देगी, हमें ला देगी। अगर हम दोनों बर्बाद हैं तो आपको ले आएगी। तो उसके लिए संयम रखिए। आई ऑलवेज से डेमोक्रेसी इज ए वेरी बिग लेवलर। हिंदुस्तान के लोग हर शख्स को उसकी सियासत की मजबूती के अनुसार जगह देते हैं। अच्छा करते हैं स्वीकारते हैं, गड़बड़ करते हैं विदा कर देते हैं। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। अच्छा काम करिए, दोबारा जिताते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गवर्नमेंट्स का जो गवर्नेंस रिकॉर्ड रहा है, जिताए हैं, आगे फिर जिताएंगे। कुछ कमियां होगी, बाहर चले जाएंगे। ये तो लोकतंत्र का तकाजा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लोक बनाम तंत्र, राहुल कंवल जी, ये विषय ठीक नहीं है, इसे लोकतंत्र रहने दीजिए। जब तंत्र में लोक रहेगा तो हमेशा वो मजबूत रहेगा। और लोक को मापने का तरीका चुनाव है, जो 5 साल में आता है। अब आप कह रहे हैं आप क्रांति कर रहे हैं, एक अंतिम बात कहूंगा, आज क्रांति क्यों नहीं होती? हम जेपी मूवमेंट के साथी रहे हैं, बहुत संघर्ष किया था, आज बहुत लोग उससे निकले हैं। लोग पूछते हैं क्रांति क्यों नहीं होती? क्रांति इसलिए नहीं होती कि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। छोड़ दो इसको, 5 साल वेट कर लो, इसको विदा कर देंगे। जनता ये समझती है और करके दिखाती है, तो उसको करने दीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, जरूर जाइए और थोड़ा इस बात की चिंता करिए कि आपके साथियों का काफिला आगे और नहीं टूटे, साथियों को जोड़ना सीखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। अरविंद, जब आप नारा देते हैं कि मेरा नेता चोर है, आपको नहीं लगता कि आप फर्क नहीं करते हैं उन तमाम नेताओं में जो कि वाकई में ईमानदार हैं और उन नेताओं में जो बेईमान हैं? क्योंकि जैसे कि रविशंकर जी ने कहा, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप सबको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सब में उतावलापन नजर नहीं आता कि आप इंतजार कीजिए चुनावों का, जीत के आइए, अपनी सरकार बनाइए, खुद पीएम बनिए और जिस तरह की क्रांति आप लाना चाहते हैं तब लाइए। ये पूरी व्यवस्था को गिराने की जो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है, आपको नहीं लगता वो गलत है? आपको लगता है व्यवस्था को डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है, या वो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुकी है इतनी ज्यादा? आपके हिसाब से राजनीति का मतलब केवल 5 साल में एक बार चुनाव होता है? हमारे हिसाब से वो राजनीति नहीं होती है। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, जनतंत्र में जी रहे हैं। जनतंत्र के अंदर डे टू डे बेसिस पे किस तरह से जनता भागीदारी बन सके। मैं मणिशंकर जी की बहुत इज्जत करता हूँ, रविशंकर जी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। मणिशंकर जी से मैं बर्कले में मिला था पहली बार, इनका भाषण सुना था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। इन्होंने बताया था कि किस तरह से राजीव गांधी जी कंप्लीट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे, ग्राम सभाओं को पावर देना चाहते थे, मोहल्ला सभाओं को पावर देना चाहते थे, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो सकता। एंड आई थिंक ही वाज द राइट हैंड मैन इन द ड्रीम। पर मैं सर आपसे यही पूछना चाहता हूं कि उस सपने को आज कांग्रेस भूल नहीं गई है क्या? भूल नहीं गई है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा उसने नहीं किया। और हाल में मुझको मेरी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट समिति कायम की गई है इसी सरकार के निर्देश अनुसार, और उस कमेटी का काम हमने अभी शुरू किया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस एक बिंदु पर आप और हम इत्तेफाक रखते हैं कि जब तक कि ये लोकतंत्र बिल्कुल निचली स्तर तक, जहां की हमारी ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम सभाएं हैं, वहां तक नहीं पहुंचती,
तो हमारा जो लोकतंत्र का प्रयास है वो अधूरा नहीं, तकरीबन नहीं होगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा जिस दिन आप मुझसे मिलने आए कि जिस दिन आप इस विषय को उठाएंगे तो कंधे से कंधे आपके साथ लगाकर मैं भी जंतर मंतर या रामलीला या जहां जाना हो मैं आपके साथ जाऊंगा। लेकिन मैं ये देखता हूं कि बजाय इन चीजों को लेकर, इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर जनता के पास तक जाने का, आप हर दिन किसी न किसी को बेनकाब करने में लगे हुए हो। और मैं आपको बड़े भाई के नाते, क्योंकि आखिर तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, कोई बेटा है नहीं तो मेरी बेटी की उम्र के हो, कि मैंने आपको तब भी कहा और आज भी कहूंगा कि यदि आप घोटाले को उठाना चाहते हो तो जो फिरोज गांधी जी ने किया अपने ही फादर इन लॉ के खिलाफ, कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया मुंद्रा स्कैंडल में और फिर उसके पीछे लगे रहे जब तक कि उसका नतीजा नहीं निकला। तो ऐसे आप करें, बजाय इस तरीके का कि बम्बलबी जैसे एक फूल को से आपने शहद निकाल लिया और फिर दूसरे फूल पर चले जाते हो और फिर तीसरे पर, और किसी को याद नहीं रहता कि आपने कहा क्या और कैसे हुआ। तो मैं तो चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को इस देश में कम करने के लिए पहले और फिर भस्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो विषय आप उठाते हैं उसके पीछे आप लगे रहिए जब तक कि आपका पहला आरोप जो है वो आखिरी फैसला बनता है। ऐसा क्यों होता है अरविंद? मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। हफ्ते आरोप लगाने का यह सिलसिला शुरू कर दिया है। रविशंकर जी ने भी उठाया, मणिशंकर जी ने भी कहा कि आप आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों नहीं आप कोर्ट जाते हैं, साबित करते हैं? आपने ये बैंक अकाउंट नंबर दिया बड़े उद्योगपतियों का, अगर वाकई में है तो आप जाइए। प्रशांत भूषण तो पहले यही किया करते थे, कोर्ट जाते थे, कोर्ट से फैसला लेते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ तहकीकात होती थी, उनको जेल जाना पड़ता था। अब लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि आप प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो आपको लगता है कि कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। ना तो हमें प्रधानमंत्री बनना है ना कोई मंत्री बनना है। माफ करिए, अगर पॉलिटिक्स में है तो इस खाप को पालिए, वरना पार्टी गड़बड़ा जाएगी। एक्चुअली आपकी राजनीति और हमारी राजनीति में यही फर्क है। आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो अभी मणिशंकर जी ने बताया। हम सत्ता को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और आप सत्ता पाने के लिए और भोगने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे और आपकी राजनीति में फर्क है, तो हम वो खाप पालना ही नहीं चाहते हैं। मैं मणिशंकर जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। सर, हमारा केवल ये मकसद है, ये सारे घोटाले, हमारा किसी इंडिविजुअल से कोई दुश्मनी नहीं है। एक एक घोटाले के पीछे किसी ना किसी सिस्टमिक डेफिशिएंसी को एक्सपोज करना था, किसी ना किसी, मैं एक एक की चर्चा कर सकता हूं लेकिन वो मुद्दा नहीं है। और उसका समाधान हर जगह हमने, अगर आप हमारा पार्टी का वो पढ़ें, हमने केवल स्वराज और ग्राम स्वराज की बात की है जो आप बात करते थे। हमने हर जगह वही बात की है, जिस रचनात्मक कार्यक्रम सोल्यूशन हमने वही दिया है, लेकिन वो सोल्यूशन उतना उभर के नहीं आया, शायद आपके नजरों कानों तक नहीं पहुंचा। हमारा अपना ये मानना है कि जब तक सीधे सीधे सत्ता जनता के हाथ में नहीं दी जाएगी, जब तक सत्ता जनता की सीधी डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं होगी, वो हो सकती है, दुनिया भर में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। रविशंकर जी दुष्यंत ने लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि कम से कम अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने जब से ये आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया, जब से उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का जो स्तर है, जो खौफ है पकड़े जाने का, वो बढ़ गया है। मैं कई ऐसे मंत्रियों को जानता हूं, सांसदों को जानता हूं, दोनों पार्टियों में, जो पहले हिचकते नहीं थे, जो उनको मन में आता था वो करते थे। अब उनको ये खौफ है कि अगर कुछ किया तो हो सकता है पकड़े जाएंगे, कोई ना कोई जवाबदेही है, सवाल पूछने वाला कोई है। वरना फर्ज कीजिए कोई किसी का दामाद है, वो जहां चाहे जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी उसके खिलाफ कुछ पूछने की, ना कुछ कहने की। देखिए, मैंने बिल्कुल कहा, अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन आज वो पॉलिटिकल पार्टी में है। जब ये कहते हैं कि सब गड़बड़ है तो दिल में पीड़ा होती है। पिछले 35 साल से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज तक देश की पॉलिटिक्स में यहां तक पहुंचा हूं, कुछ कमिटमेंट के साथ। जब आप सबको ऐसा कहते हैं तो दिल में पीड़ा होती है। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए, आप आइए और अच्छा करिए। और मैंने सत्ता की बात व्यंग में नहीं कही अरविंद जी,
गुड गवर्नेंस के लिए आपको पावर में आना जरूरी है, तभी आप उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे जो आपकी कल्पना है। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं और सत्ता से दूर भागते हैं तो आप एनजीओ बन जाइए, किसने मना किया आपको? लेकिन अगर गवर्नेंस को अच्छा करना है, डेमोक्रेटिक मॉडल को, तो सत्ता उसका एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। अब आपने कहा करप्शन की बात, क्या इस देश की मीडिया ने पिछले 3 वर्षों में करप्शन को एक्सपोज करने में छोटा काम किया है क्या? प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया, क्या संसद में हम में से कुछ लोगों ने काफी संघर्ष नहीं किया है? सड़क के अंदर, सड़क के बाहर। क्या कोर्ट की भूमिका कम है क्या? जुडिशरी में कमजोरी है, लेकिन बहुत से अच्छे जजेस भी हैं। मीडिया में कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन बहुत से अच्छे जजेस भी हैं। आज सेना में भी लोग गड़बड़ियों की बात सुनते हैं, लेकिन क्या इस बात को हम कभी इनकार कर सकते हैं कि हमारे सेना के बहुत से बहादुर जवान, बहुत से अफसर अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित करते हैं? ये सारे तंत्र के पार्ट हैं। और अगर आप कहेंगे सारा तंत्र भ्रष्ट है, तो क्षमा करिए, आप शायद अपनी अलग दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हिम्मत है तो बना लीजिए। आप कहिए मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, आप कहिए मैं पीआईएल नहीं करूंगा, आप कहिए मैं केस नहीं फाइल करूंगा। मुझे इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस में, मीडिया अकाउंटेबिलिटी में विश्वास नहीं है। जब आप तंत्र की बात करते हैं श्रीमान जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो तंत्र के सभी पार्ट हैं जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करते हैं। यह मेरी आपसे गुजारिश है। हां ठीक है, आपने अकाउंटेबिलिटी को एक नया स्थान दिया है और उसमें मैं आपसे अधिक अन्ना हजारे को सम्मान करूंगा, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की है। अच्छी बात है, लेकिन अंत में मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ काम कर चुका हूं बिहार के मूवमेंट में। जेपी ने आजादी के आंदोलन में काम किया, जेपी ने उन्हीं मॉडलों का प्रयोग किया जिनकी चर्चा आप आज कर रहे हैं। जेपी को उन मॉडलों के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा और कहा कि शायद अगर विकेंद्रीकरण करना है, ग्राम स्वराज देना है, तो सत्ता को भी और प्रभावी करना पड़ेगा। इसकी कोशिश उन्होंने की। अब जेपी ऐसे महान चिंतक सेनानी ने अपने विचारों में बदलाव किया, आप आए। अब मणिशंकर अय्यर ने बात कही डिसेंट्रलाइजेशन की, हम पूरे उसके पक्षधर हैं। कई जगह अच्छा प्रयोग हुआ है। हमारे अपने प्रदेश बिहार में देखता हूं, जब 50% वुमेन रिजर्वेशन है तो पहले साल वो मुखिया घूंघट में आती है, और जब मैं गांव में कार्यक्रम में जाता हूं तो देखता हूं उसका आत्मविश्वास बढ़ा। पहले लोगों ने बहुत विरोध किया। तो ये तो एक प्रयोग का दौर है जिससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र और परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। कमियां हैं, राहुल जी बहुत सही कहा, इन कमियों में मैं एक रोशनी की किरण देखता हूं। कुछ तमिलनाडु के साथी जो मणिशंकर अय्यर का प्रदेश है, समझते थे कि हम वोटर्स को मैनेज कर सकते हैं। केबल कनेक्शन दे दो, कलर टीवी दे दो, लिफाफे भेज दो इलेक्शन के पहले। लोगों ने कलर टीवी भी ले लिया, केबल कनेक्शन भी लगा लिया, कुछ लिफाफे भी ले लिए और देख लिया केबल टीवी पर 2G में क्या हुआ, और देने वाले को लॉक स्टॉक एंड बैरल विदा कर दिया। आज तक इतनी बड़ी हार नहीं हुई थी। तो ये तो हिंदुस्तान के लोग को हमें प्रणाम करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, डेमोक्रेसी एक संयम की भी अपेक्षा करता है, और जब संयम के साथ आपका कमिटमेंट होता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। आप बनाइए, आपका अभिनंदन। अगर लोग के सहयोग से इसी तंत्र में आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं भी आपको शुभकामना दूंगा, लेकिन इस तंत्र को इस तरह से बदनाम मत करिए। इतनी बात बहुत विनम्रता से कहूंगा। मणिशंकर अय्यर जी, आपने लोकतंत्र की बात की, लेकिन लगता है कि आज तंत्र एक तरफ है और लोक दूसरी तरफ, और नेता केवल 5 साल में एक बार आता है वोट मांगने के लिए। आप अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को ही लीजिए, सोनिया गांधी की बात की जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, कोई उनके घर जाता है उनको मिल नहीं पाता, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भी उनसे मिल नहीं पाते। लगता है कि जो लोग हम पर राज कर रहे हैं, तंत्र लोगों से बहुत दूर हो चुका है, कोई एक्सेस नहीं है, और इस वजह से उन्हें लगता है कि अरविंद जैसा कोई, अन्ना जैसा कोई उन्हीं के बीच का है, वो उनकी बात करता है, क्योंकि तंत्र में जो लोग हैं वो बहुत दूर हो गए। क्या इसमें हकीकत नहीं है? माफ कीजिए, हम इतने दूर हो गए होते तो कैसे 10 साल से हम इस देश को चला रहे हैं? क्योंकि विकल्प नहीं था। जनता ने हमें अधिकार दिया है, क्योंकि विकल्प नहीं था। हमारी इच्छा
अनुसार हम नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप देश को संभालिए, और उनको हमें लात लगाकर निकालना हो तो वो निकालेंगे। लेकिन मैं अरविंद जी को ये बताना चाहता हूं कि उन्हीं राजनीतिज्ञों जिन पर कि वो इतना आरोप लगाते हैं, उन्होंने ही तय किया कि हमें पंचायती राज लाना है, ग्राम सभाओं को लाना है। राजीव जी ने कहा, और फिर सर्वसहमति से द्विमुखा को छोड़कर, द्रमुक को छोड़कर सब लोगों ने कहा कि संविधान में ये संशोधन लाना चाहिए। और जो आपकी रचनात्मक नीति है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमें ये तो मानना चाहूंगा कि हमारे ही उन्हीं सियासतदानों ने तय किया कि संवैधानिक एक सुरक्षा और एक सम्मान पंचायती राज को दिया जाए। मणिशंकर जी, अब काम और करना हो तो हम करें इकट्ठे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या इस बात में हकीकत नहीं कि आपके पार्टी के शीर्ष नेता बंद दीवारों के पीछे रहते हैं, अपने ही सांसदों से नहीं मिलते? आम लोगों का क्या, क्यों नहीं मिलते? फर्ज कीजिए सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं आम आदमियों के बीच जाके जानते कि उनका दुख दर्द क्या है? क्यों अपने कमरे में रहते हैं? आपसे न जाने कितनी बार मुलाकात होती है, लेकिन आम लोगों से तो बहुत कम मुलाकात होती है। ऐसा क्यों है? आप माफ कीजिए, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। अलग बात है कि मैं उनके यहां जा रहा हूं या नहीं, लेकिन इस देश को सोनिया जी और राहुल भी, जैसा कि राजीव जी जानते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं, लेकिन ग्रेट निकोबार आइलैंड तक, और मैं उनके साथ गया हूं, और हमारे साथ सोनिया जी जाती थी। मैं तो अभी वास्तविकता की बात कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट। इस देश से बिल्कुल वाकिफ होने के पश्चात, और अपने इच्छा अनुसार नहीं, लेकिन अपने इच्छा का उल्लंघन करते हुए वो राजनीति में आई हैं। वो बहुत इधर उधर घूम चुकी हैं, और जहां तक कि उनका सहज और उनका समय उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों से वो मिल सकती है, वो मिलती हैं, और उनको संदेश मिलते रहता है। सीधा जुड़ाव क्यों नहीं है लोगों से? आप कहते हैं कि वो जनता के पास नहीं है तो हम हार जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है, खास तौर पर आज जो हमने मजाक देखा हमारे राज्यसभा में, कि 2014 में बिल्कुल आश्वस्त हो गया है हमारी जीत, क्योंकि विपक्ष जो है उसमें इतना बड़ा फूट आ गया है कि हम ही जीतने वाले हैं। तो मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं? आप सोचते हैं कि हम जनता से दूर हैं, कि हमारा नेतृत्व जनता से दूर है, लेकिन हकीकत और कुछ हमें बताता है कि जनता जानती है कि सोनिया गांधी कौन है, कि मनमोहन सिंह कौन है, और कि मणिशंकर अय्यर कौन है। और माफ कीजिए, हमको ही वोट देते हैं, और थोड़े बहुत जो छूट जाते हैं वो रविशंकर तक पहुंच जाता है। और हमारे अरविंद भाई जो हैं वो अभी उतर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं, ये मैं कहूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि 1-2 सीट के साथ आपका काम शुरू होगा। लेकिन भूलिए मत कि 1984 में कांशीराम पहले मर्तबा जब चुनाव लड़े, उन्होंने अपना डिपॉजिट खो डाला, और आज के दिन हमने मायावती को देखा है कि कहां तक वो पहुंच गए हैं। 4 मर्तबा इस देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री रही हैं। तो हो सकता है कि अरविंद भी वहां पहुंच जाएगा, और हो सकता है कि चुनाव लड़ते 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 20-30 साल में वो भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां की मायावती पहुंची थी। लेकिन मुझको लगता है कि जब तक कि इनका कार्यक्रम रचनात्मक नहीं बने, तब तक वो सोनिया जी के स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। अरविंद, आपने मुझे एक इंटरव्यू दिया सीधी बात कार्यक्रम में। आपने कहा कि अगर अन्ना जी कह दें एक बार तो मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अन्ना जी आज ही सुबह इस मंच पर थे। उन्होंने कहा कि अरविंद बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं, उनमें एक लालच आ गई है, सत्ता की भूख हो गई है, इस वजह से वो कभी आपको वोट नहीं देंगे। ये जो आपके गुरु हुआ करते थे, उनको आपने जुबान दी कि अगर आपने एक बार कह दिया तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, तो उन्होंने तो कई बार कह दिया, फिर भी आप राजनीति नहीं छोड़ रहे, उसमें तो और कूद रहे हैं। तो आप में और किसी और नेता में फर्क क्या? मैं मानता हूं, मैंने बोला था इनफैक्ट अगस्त में जब अनशन पे मैं और मनीष वगैरह बैठे थे, उसके बाद बोला था। उसके बाद उन्होंने कहा भी था। हम सब लोग बैठे और हम लोगों को ये लगा कि आज जिस दौर से देश गुजर रहा है,
मोस्टली समस्याएं देश की आज राजनीति से रिलेटेड है। अगर राजनीति को साफ नहीं किया गया तो कुछ नहीं होने वाला। बाहर रह के हम लोग जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया, इसलिए राजनीति के अंदर जाके उसको साफ करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने राजनीति में आना तय किया। नहीं, पर डीएमके भी तो एफडीआई का विरोध करती है, फिर मूड बदल लेती है। आप भी कहते हैं नहीं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, फिर मूड बदल लेते हैं। लोग सवाल ये पूछेंगे कि आप में और करुणानिधि में फिर क्या फर्क हुआ? मैंने अपना जवाब दिया ईमानदारी से। अब लोगों को तय करना है कि उनको ये जवाब ठीक लगता है कि नहीं लगता है। यही सच था, मैंने बोला था और मैं मानता था इस बात को। पहले अंदर रह के 1.5 साल तक हमने क्या नहीं किया, सब कुछ करके देख लिया। 3 बार अन्ना अनशन पे बैठे, 1 बार मैं अनशन पे बैठा, 10 दिन तक हम भूखे रहे। इन सब लोगों से मिले हम लोग, जा जाके गिड़गिड़ाए इनके सामने, चिट्ठियां लिखी, 10-10 बार मिले, नहीं माने ये लोग। तो और क्या करते हैं हम लोग? अच्छा ये बताइए कि अब राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने मिलकर एक नया लोकपाल बनाया है। पहले से सुषमा जी आज थी, उन्होंने कहा कि पहले से बहुत बेहतर ये लोकपाल है। अब भी जब तमाम सांसदों ने सूझबूझ के साथ एक नए लोकपाल को अंजाम दिया है, एक बिल तैयार किया है, उसको आप क्यों नहीं कबूल करते? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि देश द्वारा चुने गए हैं और उन्होंने अपनी राय दी है कि इस तरह का लोकपाल बनना चाहिए। फिर भी वो अरविंद को, जो कि पहले से बहुत मजबूत लोकपाल है, वो क्यों मंजूर नहीं? उनके कहने से मजबूत नहीं होता। एक ही चीज करने की जरूरत है, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो। सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे ये लोग। आज जो लोकपाल का ढांचा दे रहे हैं, ये लोकपाल है। इस लोकपाल के पास पूरी दुनिया के अंदर आप कोई एंटी करप्शन एजेंसी उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एंटी करप्शन एजेंसी नहीं होगी जिसको जांच करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे देश में पहली बार एक लोकपाल बनाया जाएगा जिसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर नहीं है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आउटसोर्स करेगा सीबीआई को। इस आप चिट्ठी लिखिए, इसको कंप्लेन दीजिए, ये सीबीआई को आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड करेगा और वो सीबीआई सरकार के कंट्रोल में रहेगी और उस सीबीआई को इस्तेमाल करके बीएसपी और एसपी फिर संसद के अंदर वोटिंग करेंगे। बताइए मणिशंकर जी, आज की तारीख में ममता पर भरोसा नहीं हो सकता, मुलायम पर भरोसा नहीं हो सकता, मायावती पे नहीं हो सकता, करुणानिधि पे नहीं हो सकता, कांग्रेस को भरोसा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर। आपको नहीं लगता कि अगर देश की हालत को बदलना है तो इसको बदलने की जरूरत है, सीबीआई को वाकई में ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जरूरत है? क्यों हिचकिचाते हैं आप? सरकार गिर जाएगी क्या, यह हकीकत है? अरविंद भाई ने अभी अभी कहा कि एक चीज हो जाए तो तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये कि सीबीआई बिल्कुल मुक्त किया जाए सरकार के नियंत्रण से। तो इस पर ध्यान दें, हमें बताएं कि कैसे ये किया जा सकता है, कि कौन से मुल्क में जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है उसके साथ कोई सरकार का संपर्क न हो। अमेरिका में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अहम विषय उठे, जैसे कि निक्सन के सवाल के सिलसिले में उठा, तो तब वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर को लगा देते हैं और वो अपना इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है और उस मामले में वो कामयाब रहे और बिल क्लिंटन के मामला में वो कामयाब नहीं रहे। तो इस मुद्दे को लेकर बजाय जन लोकपाल कि हम मर जाएंगे, आपने इसको पास नहीं किया और अब भूख लग रहा है तो दोबारा हम भोजन करने लगेंगे, इस सब को छोड़कर बजाय इसका एक किस्म का सर्कस बनाने का, इस मुद्दे को लीजिए कि कैसे सीबीआई को आजाद बनाया जा सकता है लेकिन साथ साथ उसका संपर्क सरकार से रहे, कैसे किया जा सकता है। इस पर आपने कोई रचनात्मक सुझाव दिए तो मैं खुद इसको लेकर आगे हमारे सदन में जाकर, इन्होंने इजाजत दी तो मैं सदन में ले जाकर उसके बारे में बात करने को तैयार हूं, अपनी पार्टी में उसके बारे में बात करने को तैयार हूं। तो अब योगेंद्र यादव आपके साथ है, बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं। मैं क्या कहूं आपसे कि आप उनको निर्देश दे दीजिएगा कि आप तैयार कीजिए एक मसौदा कि कैसे सीबीआई को इंडिपेंडेंट किया जाए और कौन से हैं वो उदाहरण बाज ममालिक में जिसको कि लेकर आप कह सकते हैं कि ये आजाद है। अब एफबीआई जो है, कौन कह सकता है कि अमेरिका में वो आजाद है, या जो MI6 है, स्कॉटलैंड यार्ड है, ये क्या बिल्कुल आजाद है? नहीं। तो फ्रांस में भी जो उनका सिक्योरिटी नेशनल है वो भी सरकार से जुड़ी हुई चीज है। तो मैं जानना चाहूंगा एक रचनात्मक तरीके से और ऐसे प्रस्ताव के साथ जिस पर की बहस हो सकती है कि कैसे हम आज की प्रणाली
मतलब मुकम्मल तौर पर जो हमारे लोकतंत्र की प्रणाली है उसको मद्देनजर रखते हुए हम सीबीआई को ज्यादा ज्यादा हम आजाद रख सकते हैं। रविशंकर जी, तो बहुत अच्छी चीज होगी। क्या नेताओं को इस बात का डर है कि वाकई में अगर सीबीआई स्वायत्त हो गई तो ये 1-2 का 4 का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा और सरकार चलाना खासतौर से ऐसे में जब कोलिशन की राजनीति है बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, सीबीआई ऑटोनमस बने, इस पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, होना चाहिए। और पहले भी जो लोकपाल का बिल आया था, हमारी जो आपत्ति थी, और अभी जो नए डायरेक्टर बने हैं इस पर जो आपत्ति हुई है, लोगों के सामने है। मणिशंकर जी, आपने कहा अगर हम समर्थन दें, हम तैयार हैं। मौलिक सवाल यह है, आपकी पार्टी में आपकी सुनवाई कितनी होती है? एम्पिरिकल एविडेंस इज कंप्लीटली टू द कंट्री। फिर भी आप कोशिश करिए। हम चाहेंगे कि सरकार प्रयास करे। ये जो सेलेक्ट कमेटी की यूनानिमस रिपोर्ट है जिसमें आपकी पार्टी के भी लोग थे, वो आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस देश के नेताओं को एक बात समझना पड़ेगा कि करप्शन जब होता है तो चुनाव में वो हारते भी हैं। रैम्पेंट करप्शन इस देश की जनता विश्वास नहीं करेगी, और ये बहुत खुशी की बात है। एक एक बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे, वो जेल गए, उनकी सदारत चली गई, मंत्री जेल गए। आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, और उस क्रांति में जहां संसद में विपक्ष की भूमिका है, जहां आपके ऐसे लोगों की भूमिका है, वहां मीडिया और कोर्ट पीआईएल के थ्रू उसकी भूमिका को हम दरकिनार नहीं कर सकते। और आपने जो बात कही, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो नेता डरते हैं, वो डरने का कारण सिर्फ बाबू अरविंद केजरीवाल नहीं है। नेताओं के डरने का कारण मीडिया क्या कहेगा, पीआईएल हो जाएगा। अगर देश में नेताओं को इसका भय हो रहा है तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर कहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा कि मणिशंकर जी, आप भी अहंकार में न रहिए कि जनता आपको दोबारा जिताने वाली है। अभी आपके स्वर से इस बात का एहसास मिला। पूरे 3 लोगों ने ताली बजाए, बाकी सब लोग मुझसे सहमत। अच्छी, अब अच्छी बात है, अगर यहां पर लोगों की ताली नहीं बजाने पर ये बहुत खुश है तो इनको मुबारक है। हिंदुस्तान की यही समझदारी है इनकी। तो मैं क्या बताऊं? कुछ सवाल हम हमारे ऑडियंस से भी लेते हैं। एक चीज मैं बस कह दूं, जो आज की हालत है वही हालत थी जब आप सत्ता में थे, और आज के दिन, खास तौर पर आज के दिन आप ऐसे कह रहे हैं, मुझको हैरियत हो रही है, क्योंकि आज सुबह ही आपकी मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में मायावती जी ने एक एक बिंदु लेकर हमें बताया कि किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग आपकी सरकार कर रही थी उनकी प्रति। ये वही तो मायावती है, इसलिए कल तक आपकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन मैं सवाल इसका मैं एक उत्तर दे दूं, बहुत जरूरी है। एक मिनट सुन ले आप। कि हां, कमियां हैं, हर चीज में कमियां हैं, लेकिन रचनात्मक, मैंने आपको एक खुला निमंत्रण दिया है कि सीबीआई को हम कैसे आजाद करें, लेकिन अपने लोकतांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित रखें। चलिए, इस सिलसिले में आप मुझे सुझाव दे दीजिए, और इस पर गौर करने के लिए मुझे लगता है कि हम भी तैयार रहेंगे, पार्टी भी तैयार रहेगी, और सरकार भी तैयार रहेगी। मैं एक बात, अगर बस एक लाइन बोलना चाहूं, उन्होंने क्या कहा, चूंकि उनकी बहुत बदनामी हुई, आपने भी बात कही, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, लोकसभा में वॉकआउट और दूसरे दिन राज्यसभा में एफडीआई के सपोर्ट में वोट। ये एक दिन में इतना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो गया? तो परिवर्तन इसलिए हुआ कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, रिव्यू एप्लीकेशन पर सीबीआई पार्टी है। तो ये बात आप किससे छुपा रहे हैं, किसे बता रहे हैं? हाँ, बड़ा सवाल ये है, सीबीआई को ऑटोनमस बनना चाहिए, कुछ सवाल और उस पर सहमति है तो अच्छी बात है। अमर सिंह जी सवाल पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए। भाई रविशंकर प्रसाद जी हमारे भाई हैं, 3 बार मायावती जी के साथ सरकार बना चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो अगर मैं मुलायम सिंह जी के लिए कुछ कहूं,
तो विश्वसनीय मानेंगे लोग। 14-20 साल का साथ रहा है, तो 3 बार का गठजोड़ अगर इनका इतना नजदीक का रहा, और आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं आपके साथ सरकार बना सकती हूँ, सीट नहीं दे सकती, तो सरकार बनाने से गुरेज नहीं है। और अगर सीबीआई से मायावती जी इतना डरती हैं, तो जब न्यूक्लियर डील हो रहा था जिसमें मैंने एक भूमिका निभाई, तो न्यूक्लियर डील के समय क्यों नहीं डरी? उस समय तो आडवाणी जी के साथ खड़ी होकर के वो जो लिखा है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो कर रही थी। तो उस समय वो नहीं डरी सीबीआई से, आज क्यों डर गई? आप बताइए क्यों डर रही? नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये जो गुणात्मक परिवर्तन जो है, ये मायावती जी को मुझसे ज्यादा रविशंकर प्रसाद जी जानते हैं। मेरा प्रश्न उनसे है कि अगर वो या तो वो निडर निर्भीक महिला है कि बिना सीबीआई के भय के पूजनीय आडवाणी जी के साथ न्यूक्लियर डील के खिलाफ राइट लेफ्ट सेंटर सब उस समय खड़ा। रविशंकर जी जवाब दीजिए। जवाब बहुत छोटा है। मायावती जी के साथ पहला रिश्ता अमर सिंह जी ने बनाया था जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो हमसे उनको कम नहीं जानते हैं। स्वाभाविक है, कोalition का युग है, रिश्ते बनाते हैं। हम अपनी सरकार यूपी में खुद नहीं बना सकते थे, इसको ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अनुभव बहुत कड़वा रहा और इसीलिए हमने आज हल्के से जवाब दिया सदन में, और आज यहां भी कह रहे हैं कि जब आप हमारे साथ 3 बार आई तो क्या हम कम्युनल नहीं थे जो आज हम कम्युनल हो गए? एक कम्युनल से बचने के लिए आप एफडीआई में कांग्रेस के साथ जा रही हैं। तो देखिए अमर सिंह जी, देश की पब्लिक ये सब समझ रही है। इसकी चिंता देश की पब्लिक को हम कितना भी समझाएं, हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। लेकिन हां, यह सच्चाई है कि आज यूपीए सरकार में इनके साथ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे साथ मंत्री रहे हैं। 6 साल तक वाजपेयी की सरकार में थे, उस समय हम कम्युनल नहीं थे। आज एकाएक एफडीआई आया तो कम्युनिज्म की बात हो सकती है। ये सब सिक्के पिट चुके हैं। चलिए, ये चलता है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। डॉक्टर साहब, रविशंकर जी एक सेकंड, तो आज जो लोग बैठे हैं इनके साथ, तो सरकार बनाने की जरूरत होगी तो कल उनको आप अपने साथ जरूर बैठा लेंगे? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा आपसे। हो सकता है देश की जनता हमें इतना सहयोग दे दे कि इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़े। कुछ पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन कुछ वसूल के साथ करेंगे। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। 1 वोट मैनेज करना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन वो वाजपेयी जी का वसूल था। 99 में जनता वापस ले आई। तो आगे देखिए क्या होता है। डॉक्टर साहब, My question is for Mr. Arvind Kejriwal. मेरा नाम डॉक्टर संजीव बगाई है। आई एम अ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन फॉर 30 years. मैंने आपका मूवमेंट बहुत क्लोजली फॉलो किया है पिछले 1.5 साल से। आपसे फेस टू फेस रामलीला में भी मुलाकात हुई है कपल ऑफ टाइम्स। मेरे 2-3 कंसर्न्स हैं। मैं यहाँ कांग्रेस की तरफ से नहीं हूँ, मैं यहाँ बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, बहुत प्राउड इंडियन हूँ, टैक्स पेयर हूँ और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हूँ। मैं कंफ्यूज्ड इसलिए हूँ क्योंकि आपके कंफ्यूजन से ये कंफ्यूजन बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। मैं प्रोफेशनल हूँ जैसे आप प्रोफेशनल हैं। मेरे 2-3 कंसर्न हैं और अगर आप उनको एड्रेस कर सकें, आई विल बी हैप्पी। आपने पहले कहा आई एम ए पॉलिटिकल, मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी में आना नहीं चाहता। अभी आप पॉलिटिशियन हैं, पार्टी फॉर्म की है। हमारे 2 एस्टीम पैनलिस्ट ने आपसे पूछा अबाउट योर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। आपने कहा कि मैंने ना मिनिस्टर बनना है ना कुछ बनना है। अगर आप नॉन प्लेइंग कैप्टन बन के बाउंड्री लाइन पर बैठ के बाकी लोगों पर आरोप करें बिना सब्सटैंशिएटिंग, मेरे को चिंता है। आप अगर पैरेलल पार्लियामेंट, पैरेलल गवर्नमेंट, रामलीला मैदान से इंडिया को चलाना चाहते हैं, मेरे को चिंता है। मैं कस्टमर हूं, आप सर्विस प्रोवाइडर। छोटा रखें सवाल प्लीज। या सो मेरे को डाउट है आप किस राह चल रहे हैं। मेरे को डाउट है आप आरोप लगा रहे हैं। यू आर जस्ट थ्रोइंग एलिगेशंस, थ्रोइंग मड। अगर आपको मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए, आप ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट नंबर से मेरे को कोई ताल्लुक नहीं। हमारा एक जुडिशरी सिस्टम है, बहुत रोबस्ट है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। अरविंद, Why don't you follow the route which has done India proud for the last 60 years? And I believe in the parliament, I believe in the politicians because they're doing a very, very good job in spite of all the problems India has. So if you want to be a part of a change, be a part of the change to move the change. Don't criticize from outside. Thank you. सर, हो सकता है आपकी आज की असेसमेंट में और हमारी असेसमेंट में फर्क हो।
आप बहुत खुश हो सकते हैं कि संसद बहुत अच्छी चल रही है। आप बहुत खुश हो सकते हैं कि नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश हो सकते हैं। मैं तो सीधा आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों के आज मकान टूटे थे और जिस 4 साल की बच्ची का रेप अटेम्प्ट हुआ था, वो कहाँ जाएं आज इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस तंत्र से जस्टिस मांगने के लिए? वो किसके पास जाएं? I agree with you. I will only make one statement. चलिए, अगला Rahul, सवाल just लेते one हैं। second. जो आपने स्लोगन यहां पहना है, अगर आप यहां पहने, it is making me proud. चलिए, Let's make a change collectively. Do not only criticize, be a part of the change to help the present system. चलिए, आपने अपनी That's my बात feeling. रखी। अगला सवाल लेते हैं। जावेद अख्तर साहब सवाल पूछें। अरविंद जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं समझता हूं ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बहुत करप्शन है, तो आप कोई हिंदुस्तान में किसी भी आदमी की इंफॉर्मेशन को बढ़ा नहीं रहे हो, ये सबको पता है और हम मानते हैं। बाकी बचा ये कि आपको सर्टेन पॉलिटिशियंस या बहुत सारे पॉलिटिशियन या सारे पॉलिटिशियन बुरे लगते हैं, या ये सिस्टम नहीं पसंद है पार्लियामेंट का, जिसमें 2 हाउसेस हैं, एक जुडिशरी का, इलेक्शंस का, असेंबलीज का। आपको ये सिस्टम नहीं अच्छा लगता। आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? आपको इस सिस्टम पे ही भरोसा नहीं, इस स्ट्रक्चर पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है या नहीं है? ये हो सकता है कि आपको मणिशंकर अय्यर साहब पे भरोसा ना हो, रविशंकर प्रसाद साहब पे भरोसा ना हो, आपको पूरा राइट है, आप ना करें उन पे, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? और अगर रखते हैं तो फिर आप ये जो कहते हैं जनता फैसला करेगी, ये जनता कैसे फैसला करेगी? सड़क पे करेगी। तो फिर ये पार्लियामेंट रिडंडेंट है, इसे बंद करवा देना चाहिए, इसमें कुछ नौहल वगैरह खुलवा देते हैं। तो सवाल ये है कि आप सिस्टम को और इंडिविजुअल को कंफ्यूज करते हैं। पहले तो इसमें क्लियर हो जाइए। दूसरी ये कि ये बात दोनों ने कही अपने अपने तरीके से, और मैं बिल्कुल दोनों से सहमत हूं कि आप ये तो बताते हैं कि बुरा क्या है, आप ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए। ये सब ठीक है, पंचायत हो और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लेकिन आप दुनिया से क्या रिश्ता पंचायतों के थ्रू करेंगे? यू नीड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड अ स्टेट गवर्नमेंट, जरूरत है। इस सिलसिले में एक ख्वाब है कम्युनिस्टों का, एक ख्वाब है संघ परिवार का, एक ख्वाब है कांग्रेस का। आप मैं उनमें से किसी से अग्री करें नहीं करें, लेकिन उनके पास एक विजन तो है। वी मे डिसएग्री विद दैट। आपका विजन क्या है हमें आज तक नहीं पता चला। आपने सिर्फ हमें ये बताया ये बुरा है वो बुरा। यू आर लाइक अ जर्नलिस्ट हु इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ टेलीफोन नंबर। सवाल यह है कि इन टेलीफोन नंबर से क्या हिंदुस्तान ठीक होगा? क्या आपके पास आइडियल इंडिया का नक्शा क्या है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या बाहर है? मुझे नहीं मालूम। अरविंद सर, आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या जनता तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। दुनिया भर में, सर मैं अब लेट मी जस्ट कंप्लीट। दुनिया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा। अच्छा, दुनिया भर में जितनी डेमोक्रेसीज हैं, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, और दूसरा है ग्राम सभाओं के जरिए। मेरे को इसमें थोड़ा समय लगेगा बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, सो आई नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन। हम ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सवाल पूछे। नहीं, वो तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, विजन का पूछा है। तो सर, पूरी दुनिया के अंदर जितनी डेमोक्रेसीज हैं, 5 देशों को छोड़ के सारी दुनिया में रेफरेंडम और इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है। रेफरेंडम का मतलब कि अगर संसद के अंदर कोई कानून पारित होता है एंड इफ यू वांट दैट लॉ टू बी अमेंडेड, देन देयर इज अ प्रोसीजर दैट द पीपल कैन आस्क फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर लोग एक नया कानून, जैसे जन लोकपाल बिल हम लोग डिमांड कर रहे थे, लोग एक नया कानून डिमांड करना चाहें तो उस कानून को जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कानून के ऊपर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट। और अगर 1 लाख लोग अगर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मुझे पता है आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड तो बहुत बड़ा छोटा देश है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, लेकिन हम भी कई सारे स्विट्जरलैंड्स के बने हैं। हिमाचल प्रदेश इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, दिल्ली इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड। सो वी कैन वर्क इट आउट। दूसरा है सर ग्राम सभा। हम जब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको इतना सिंपलिस्टिक मत लीजिए, आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर।
झारखंड के स्कूलों के बारे में हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली। पता चला कि झारखंड के अंदर कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसके अंदर 900 बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं है। एक टीचर है संस्कृत का 10 क्लासों को पढ़ाने के लिए। वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखते हैं कि टीचर की अपॉइंटमेंट कर दो। एजुकेशन मिनिस्टर को तो टाइम ही नहीं है टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं आपस में टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते? वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपनी डिस्पेंसरी खोल सकते? वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपने नलके लगा सकते? नलके लगाने के लिए प्लानिंग कमीशन की जरूरत है क्या? वो गांव के लोग अपनी जिंदगी तो चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ग्राम सभा लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत है। तो जो चीजें मेरे गांव के लेवल पे, मेरे मोहल्ले के लेवल पे हो सकती हैं, मेरी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अब फॉरेन अफेयर्स है, स्टेट सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ही, वो करेंगे ही। ऑल दैट वी नीड इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, और जो मेरे गांव में और मेरे मोहल्ले में डिसीजन है वो डिसीजन मैं लूं। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो है। हमने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, आप तक पहुंची नहीं होगी, मैं आपको वो किताब पहुंचाता हूं कि हमारा इसी संविधान के अंदर ढांचा है। लेकिन जो चीजें बदलनी है उसको बदलने से हमें परहेज क्यों? आज क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप एक सर्वे करवाइएगा, आजादी के बाद से कितने गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर पाए? एक हियरिंग के 1.5 लाख रुपया लेता है वकील। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल अमीर लोग जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल अंबानी बंधुओं को के केस सॉल्व करने की पंचायत बन गई है? क्या गरीब आदमी कब जाता है? गरीब आदमी तब जा सकता है जब कोई वकील फ्री में केस कर दे। तो इज जस्टिस अवेलेबल टू मी एज अ मैटर ऑफ चैरिटी इन दिस कंट्री? इज इट नॉट माई राइट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बने हैं? क्या इस देश के लोगों के लिए बने हैं कि अमीर? तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हम लोगों को। अरविंद, हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वो ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। कई सारे सवाल आए हैं, मैं एक सवाल उठाऊंगा सुमित व्यास का। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं? 2014 में अगर चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी को आपके अनुमान में कितनी सीटें मिले? एक सेकंड रुकिए, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की इजाजत तो पार्लियामेंट में भी होती है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कोई बहस नहीं है, और इस पे भी प्रॉपर चैनल से बात की जा सकती है। और अच्छी बात कह रहे हैं आप कि गांव के पास और पंचायत के पास और लोकल लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे लोगों के पास ज्यादा अधिकार हो, और जो चीजें यहां सॉल्व हो सकती हैं वो क्यों आगे जाए? सही है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है या एक नया बिल आना है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके 4 दोस्त ये कहें कि हम भी इस पे बैठेंगे, तो फिर ये राइट तो मुझे भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा। हाउ विल यू फंक्शन? ये कैसे? क्या? और आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम जनता की आवाज हैं। कौन सी जनता की आवाज है आप? कैसे तय हुआ है ये कैसे तय होता है? ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, भले मेरा दिल खुश हो कि ना हो। ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ आए हैं, जनता ने इनको वोट दिया, गलत दिया, सही दिया, वो अलग डिस्कशन। सवाल यह है कि आप जिस तरह से, मुझे हैरत है कि सरकार ने इजाजत क्यों दी आपको बैठने की, और बिल्कुल ये गलत ट्रेडिशन थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बात है। आपको कोई राइट नहीं है एक बिल पे बैठने का। एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें सारी पार्टीज होती हैं, और वो जिस तरह बहस करती हैं वो मैं जानता हूं बीइंग अ मेंबर। ऐसा थोड़ी कि वहां खरी बातें नहीं करते लोग, वहां पार्टी लाइन कोई नहीं करता है। एक सिस्टम है, आप उस बेसिक सिस्टम पे आहार कर रहे हो, बहुत खतरनाक बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा। हिंदुस्तान में बड़ा करप्शन है, बड़ी गड़बड़। एक सेकंड, मुझे जुमला कंप्लीट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान चले जाइए, वापस आएंगे तो इस धरती को चूमेंगे। सर, आप आज के भारत से बड़े खुश हो सकते हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारी हालत बहुत अच्छी है। आपने कहा कि हम सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, हम बिल्कुल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। आप इस सिस्टम से खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं, आप वकील की फीस दे सकते हैं। लेकिन वो 4 साल की लड़की जिसका रेप अटेम्प्ट हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो नहीं दे सकती। नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक एक करके, वरना ये संसद में तब्दील हो जाएगा, फिर डिस्टर्ब होगा, फिर एडजर्न करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। जावेद साहब के पास पैसा नहीं है, आप आदमी है। आप बैठिए। साहब को
सेठ कहना इसकी मुझे देखिए, और आपत्ति है। मेरी बात सुनिए, नहीं, मेरी सब बात, वापस अमर चले। सिंह जी मेरी बात सुनिए। जावेद अख्तर साहब को सेठ अरे कहना गलत है। मेरी बात सुनिए, ये कहा कि सेठ हो गए, मेरी बात आदमी सुनिए। आदमी है। ये मेरी दिमाग के सेठ हैं, जेब खाली है अभी। मेरी बात सुनिए, मैं मीरा कुमार नहीं हूं और मुझे संसद भंग करने की इजाजत नहीं है, तो आप देखिए लोगों को ना, इनको बैठना सेठ होगा। कह दिया। आप लोगों को आपके बैठना पास होगा, पैसा है। मेरी बात सुननी होगी। केजरीवाल सिंह जी ने सेठ कह दिया जावेद अख्तर साहब को, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जानिसार अख्तर की नस्ल है ये। जानते हैं जानिसार अख्तर कौन है? जावेद अख्तर है इनका नाम। चलिए आप अरविंद सवाल का जवाब दीजिए। जावेद अख्तर साहब आपके हिसाब से हो गया सवाल। चलिए वो ट्विटर पे जो सवाल आया था उसका आप जवाब दीजिए। वो जानना चाहते हैं कि आप कितनी सीटें जीतेंगे और क्या आपको वाकई में लगता है कि 2014 में आपका जो खाता है वो खुल जाएगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम इसके अंदर सत्ता की राजनीति नहीं खेलने आए हैं। हम इस राजनीति को साफ करने के लिए इसके अंदर आए हैं। हम राजनीति के रूल्स बदलने के लिए आए हैं। हम लोगों से जाके ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दो। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी इसका समाधान दे सकती है देश का, तो बीजेपी को वोट दे दें। कांग्रेस दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दे दें। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि ये दोनों पार्टियां नहीं दे सकती हैं और यही एक मौका मिला है लोगों को, तो लोग अपने आप इसके अंदर जुड़ेंगे। तो अगर सुमित व्यास को लगता है कि उनको वोट देना चाहिए तो जरूर जीतेंगे, अगर लोगों को लगता है तो नहीं जीतेंगे। राहुल जी, मुझे एक बात कहनी है जी। इन्होंने जुडिशरी पर बार बार बात कही, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं भी पेशे से एक वकील हूं, काफी लोगों को फ्री एड देता हूं बिना किसी दिखावे के। लेकिन श्रीमान अरविंद केजरीवाल के साथ बड़े बड़े वकीलों की बड़ी सूची है। वो ये क्यों नहीं कहते कि जिसको सुप्रीम कोर्ट में आना है, हमारे पास ये 10 अच्छे वकीलों का पैनल है, वो आपको बहुत प्रभावी लीगल एड देंगे बिना किसी पैसे के। ये क्यों नहीं कर पाते? आप उसी सिस्टम को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। जो सवाल जावेद साहब ने कहा, आप हर सिस्टम को आप क्या एक नया कोर्ट बनाएंगे? क्या आप नया सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे? क्या आप नया हाई कोर्ट बनाएंगे? तो फिर अगर आपको ये दुनिया पसंद नहीं है तो अपनी आप अलग दुनिया बसा लीजिए। लेकिन इस तरह के स्वीपिंग कमेंट्स करना अच्छा होता कि आप ये कहते ये सिस्टम गलत है ये, और आपके साथ तो बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, उनका बड़ा नाम है, उनका बड़ा काम है और उनकी फीस भी छोटी नहीं है, माफ करिएगा, छोड़िए वो अलग कहानी है। लेकिन अच्छा होता कि आप इस सिस्टम को ऐसे ठीक करने की कोशिश करते तो शायद अरविंद जी आपकी प्रामाणिकता और बनती। चेतन भगत सवाल पूछना चाहते हैं। चेतन। हाय अरविंद, फर्स्टली बहुत गर्व है हमें, आप वेरी प्राउड, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट रॉन्ग, वी वेरी प्राउड व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड आई थिंक यू आर इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल। आई वांट टू आस्क यू, करप्शन के मामले में आपका अनडिस्प्यूटेड है, लोगों को सबको पता है आपके व्यूज। अब आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खोल रहे हैं, उसमें आपको करप्शन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें और हैं। मैंने कई बार आपको देखा दिल्ली में, आप पावर कनेक्शंस के लिए बिजली के प्राइसेस पे आपने प्रोटेस्ट किया। आप चाहते थे कि बिजली के प्राइसेस ना बढ़े। अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी को टॉप वकील अवेलेबल होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छी बात है, हर आदमी के पास बड़ी कार भी होनी चाहिए, हर आदमी के पास बड़ा बंगला भी होना चाहिए, बिजली के दाम भी सस्ते होने चाहिए। प्रॉमिसेस करना, लेकिन एक रियल इकोनॉमिक्स देखना उसके पीछे बहुत ज़रूरी है। एक सच्ची गवर्नमेंट आना भी ज़रूरी है, लेकिन उस सच्ची गवर्नमेंट को देश का खर्च भी ठीक से चलाना है। बिजली की कीमत मार्केट डिटरमिन करती है, बिजली सरकार खुद नहीं मैजिकली जनरेट करती, उसमें कुछ इनपुट कॉस्ट लगते हैं, उसमें फ्यूल लगता है और उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होते हैं, और उसके बेसिस पे जो उस बिजली की कीमत है, जब तक लोग वो कीमत नहीं देंगे तो वो घाटा कौन सहेगा? तो कहना कि आम आदमी डिसाइड करेगा प्राइसेस, मतलब वही सब्सिडी ट्रैप्स, वही जो अक्सर नेता करते आए हैं, झूठे वादे, या फिर जो वादे जो निभाए ही नहीं जा सकते चाह के भी, या अगर निभाए जाएंगे तो देश खोखला हो जाएगा। इन सब पॉलिसीज के बारे में यू विल बी टोटली एक्सक्यूज अगर आपने अभी तक इसके बारे में डिटेल वो नहीं किया है, आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑल्सो। बट जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं करप्शन से लिंक्ड बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कर ली, अब आप अगर जीत भी जाते हैं तो आपके पॉलिसीज क्या हैं? क्या आप मार्केट फोर्सेस को समझते हैं? क्या आप फॉरेन इन्वेस्टर को समझते हैं? क्या आप समझते हैं कंट्री के बैलेंसिंग को?
कि आम आदमी ही सब कुछ डिसाइड करेगा, अब सब कुछ आम आदमी का हो जाएगा, या कि एक मार्केट भी जरूरी है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज बिना मार्केट इकोनॉमी के कोई भी कंट्री आगे ज्यादा बढ़ी नहीं है। तो इस बारे में आपने कितना अभी तक आपकी पार्टी ने और आपने अध्ययन किया है? अरविंद, चेतन, दो चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, इंटरनेट पे हमने बहुत सारा डाला है, अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डाला है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करने का टाइम नहीं होगा। जो बातें आपको ने कही अभी, आप तो बहुत इस देश के नामी गिरामी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन ये गलत फहमी है हमारे देश के अंदर कि बिजली की दरें कैसे तय होती हैं, बिजली की दरें दिल्ली में कैसे तय हुई, उसके पीछे भ्रष्टाचार था। मैंने तो सारा कुछ बताया, आपने शायद वो सुना नहीं है जो मैंने बोला था वहां पे बिजली के बारे में। बिजली की दरें सरकारें तय कर रही हैं, मार्केट फोर्सेस नहीं तय कर रहे हैं। बिजली की दरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। सो उस डिटेल्स में अगर आप जाना चाहें तो मैं जा सकता हूं। मैनी ऑफ दीज प्राइसेस विच आर बीइंग फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर बीइंग फिक्स्ड बिकॉज ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है, उसके अंदर कोई इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं है। पहले मैं भी सोचता था कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स होगी कोई, लेकिन जब सारे कागज सामने आए तो उसके अंदर कोई इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सीधे सीधे लॉबिंग इन्वॉल्व है और सीधे सीधे भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। बट वी कैन टॉक अबाउट इट इन ग्रेट। समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है, और सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने कई मुद्दों पे मुहिम छेड़ी, और ये सवाल मैं पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं पूछ रहा, एक युवा हूं और इस देश का नागरिक हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। आप जो मुहिम छेड़ते हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात, मैंने देखा कि आपने एक बिजली के तार काट दिए थे, तो आप लॉ अपने हाथों में लेते हैं। मैं एक लॉयर हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी का मर्डर हो और मैं कहूं कि यह मर्डर मेरे किसी जानने वाले का किया और गलत किया, और मैं तुरंत जिसने किया उसको गोली मार दूं, मैं भी लॉ अपने हाथ में लूं और तुरंत न्याय कर दूं, तो जो ढांचा है देश का उसका क्या होगा? और तीसरी बात, आप अपनी टीम को एक साथ नहीं रख पाए, ये देश कैसे माने कि आप पूरे देश को जोड़ के रख पाएंगे? ये तीन चीजें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहला प्रश्न है कि लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाते। सर जी, आप तो समाजवादी पार्टी के हैं, लॉजिकल एंड तक तो आपको लेके जाना है। आपको वोट दिया था लोगों ने। मैं एक मिनट पूरा कर लूं, मैंने आपका सुना, आप भी मेरा सुन लीजिए। लॉजिकल एंड तक तो आपको लेके जाना था। हमारे पास क्या सत्ता है? रॉबर्ट वाड्रा जी का केस निकला, रॉबर्ट वाड्रा जी के केस के अंदर निष्पक्ष जांच हो, ये नेक्स्ट स्टेप था। उसके बाद वो मामला कोर्ट में जाए, उसका ट्रायल हो, और अगर वो दोषी हैं तो वो जेल जाएं। यही तो लॉजिकल एंड है। अब लॉजिकल एंड बताइए, जांच हम करेंगे क्या? जांच तो सीबीआई ने करनी है, और जांच तो हो गई। 24 घंटे के अंदर हुड्डा जी ने कह दिया कि क्लीन चिट, कुछ नहीं किया इन्होंने। ये हमारे देश की जांच प्रणाली है। तो कैसे जांच होगी? हम क्या करें? कैसे लॉजिकल एंड तक लेके जाएं? अब लॉजिकल एंड तक तो आप लोग लेके जाइए। हम तो एक मिनट सर जी, मैं पूरा कर लेता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। अब आप लोग कहते हैं एक मुद्दा लीजिए, देश के अंदर चारों तरफ भ्रष्टाचार छाया हुआ। उस दिन प्रशांत भूषण कह रहे थे, कहते 2G मामला 4 साल तो हो गए करते करते कोर्ट के अंदर। अब आप कहते हो एक मामला लेके पकड़े रहो, दूसरा मत उठाना, तब तक हम चोरी करते रहेंगे। आपने दूसरा उठाया तो ये ठीक नहीं है। आप एक ही मामला लेके लटकते रहो 20 साल तक लटकते रहो, दूसरा मत उठाना, तब तक हम तो उठाएंगे। सर जी, जहां हमें भ्रष्टाचार दिखेगा हम चिल्लाएंगे, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। उसको अब आप आगे लेके जाइए। हम इस देश के सीबीआई डायरेक्टर नहीं है, हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, हम कुछ नहीं है, आम आदमी है। और आम आदमी जहां अन्याय देखेगा, भ्रष्टाचार देखेगा, अपनी आवाज उठाएगा। और आप लोगों को वोट इसीलिए दिया था, उसको लॉजिकल एंड तक आप लोग लेके जाएंगे उसको। मणिशंकर जी, आप जवाब देना चाहते? उन्होंने ये भी पूछा था कि आपकी टीम बार बार टूट क्यों जाती है? किरण बेदी अलग हो गई, अन्ना अलग हो गए, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, जो अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल में एक फासिस्ट टेंडेंसी है कि अगर आपको अरविंद की बात सुननी है, माननी है, तब तक तो ठीक है, वरना आप जुदा हो जाइए। ये तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। किसने बोला? मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ जो लोग काम कर चुके हैं, अब अन्ना के पास चले गए हैं, उन्होंने कहा अन्ना जी, किरण जी बहुत अच्छे लोग हैं। उनको लगा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति में आने से कीचड़ लगेगा। हमें ये लगा कि राजनीति में आने से ही इसका सुधार होगा। तो दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उसमें। वो क्या है, बार बार अन्ना जी कह चुके हैं कि हमारा मुकाम एक है, हमारी मंजिल एक है, रास्ते अलग हैं। अब आप जो हैं, आप भी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं,
जरूरी थोड़ी कि आप राजनीति में कूदेंगे। आप बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं, सलमान खुर्शीद जी का मुद्दा उठाया आपने, तो सब लोग इस देश के अंदर अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं और सारी तरीके जरूरी हैं, तभी हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ पाएंगे। आलोक मेहता सवाल पूछना चाहते। अरविंद जी, आपने तो आरटीआई से ही अपना आंदोलन शुरू किया था, हम लोग आपको याद हो शुरू से ही इस बारे में सब समर्थन करते थे। आपने सब भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। एनजीओज का 2003 में कमेटी बनी थी और अन्ना हजारे जी कपाट के ही उस कमेटी के चेयरमैन थे, और रिकॉर्ड में भी है, संसद के भी रिकॉर्ड में होगा। 324 करोड़ से या 400, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, चूंकि हमने भी आरटीआई लगाई, अभी तक जवाब सरकार ने दिया नहीं। बड़ी मेहरबान है अन्ना हजारे जी पर। जयराम जी के पास फाइल रखी है। बीना राव जॉइंट सेक्रेटरी, शायद पंचायत के मंत्री मणिहर्षण का अय्यर जी भी रहे हैं। तो बीना राव की 40 पेज की रिपोर्ट है जो सरकार से अभी तक अखबार वालों को तो नहीं मिली है। क्या ऐसे एनजीओ जो 400-500 करोड़ रुपए हजम कर गए और उसका कोई हिसाब नहीं दिया, कभी उसकी आवाज और उसके बारे में आप उठाई या उठाएंगे? सर आप उठाइए ना, आप तो अखबार भी चला। हमने तो उठाया, लेकिन उसके जो तथ्य हैं उन लोगों को बिल्कुल उठाना हो, आप क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल उठाना चाहिए सर, आपके साथ बैठ के बात करेंगे इसके बारे में। एनजीओ का भ्रष्टाचार भी उठना चाहिए। अभी दिखा था सलमान खुर्शीद जी की एनजीओ कैसे भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन एनजीओ के भ्रष्टाचार का उठना चाहिए। आपकी नजर क्यों नहीं पड़ रही है? उनके खिलाफ सरकार में तो खूब भ्रष्टाचार नजर आता है, विपक्ष के नेताओं में नजर आता है। एनजीओ में भी बहुत भ्रष्टाचार है। आप मना कर तो कभी जुबान नहीं खोली। दोस्त हैं आपके शायद इसलिए। कौन? सलमान खुर्शीद? नहीं, जो तमाम एनजीओ चलाते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे एनजीओ साथ में मिले हैं, आपने अपना करियर उनके साथ शुरू किया। ये क्या बात है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपने कभी उनके खिलाफ सवाल नहीं उठाया? देश की सारी एनजीओ वाले मेरे दोस्त हैं, उनके साथ। इसीलिए आपने कभी उनके बारे में भ्रष्टाचार की बात तो की नहीं। होना चाहिए एनजीओ के, होना तो चाहिए, लेकिन बाकी तो आप आरोप करते हैं, इस पे क्यों नहीं करते? तो उस पर करेंगे, अगर कोई मामला आएगा तो करेंगे। प्राथमिकता नहीं है आपकी? क्या प्राथमिकता? दोस्तों से दोस्ती बिगाड़नी। देखिए, इस देश की जो सारी, इस देश को जो सारा इफेक्ट करता है वो है इस देश की राजनीति, और राजनीति दूषित है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी भी खुलासे के पीछे हमारा किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना मकसद नहीं था। हमारा मकसद था इस देश के अंदर जो व्यवस्था के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को जनता के सामने एक्सपोज करना। चलिए अंकित सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा एक सवाल अरविंद केजरीवाल जी और रविशंकर प्रसाद जी से है। रविशंकर जी, आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे और जो लोग भी अब इस समय जिनका जो भी स्ट्रेचर हो गया है, वो इस वजह से हुआ है कि ऑपोजिशन पार्टीज बिल्कुल फेल हो गई और उन्होंने वो जगह दी उनको? और दूसरा, अरविंद, डबल स्पीक की हम बात करते हैं कई बार। आप हमेशा के जिनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन, आप कहते हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। आपके दो साथी हैं, प्रशांत भूषण जी, मयंक गांधी जी, इनके ऊपर कुछ आरोप लगे। आपने कहा कि आपका इंटरनल लोकपाल जांच करेगा, लेकिन फिर भी वो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में जगह पाते हैं। कहीं ना कहीं जब आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई रखने पड़ेंगे? देखिए, आपने जो कहा, हम संघर्ष करते हैं। ब्लैक मनी फॉरेन बैंक अकाउंट पर अडवाणी जी देश भर में गए, मैं उनके साथ गया था चेतना यात्रा में। महंगाई के खिलाफ संघर्ष करते हैं। 2G पर हम लोगों ने संसद नहीं चलने दी थी जब तक राजा का इस्तीफा नहीं हुआ। वो एक अनकन्वेंशनल कदम हमने उठाया क्योंकि सरकार उनको बार बार क्लीन चिट दे रही थी। ठीक है, अरविंद जी ने अन्ना हजारे के साथ देश में एक नॉवेल प्रयोग किया, जनता को समर्थन मिला अन्ना हजारे को, तो इसलिए इन्होंने अगर कोशिश की है तो इनका भी अभिनंदन है। देश में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह कहना कि हमने ठीक काम नहीं किया इसलिए इनको स्पेस मिला है, मेरे ख्याल में यह कहना ठीक नहीं होगा। माफ करिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी देश में बहुत बड़ा वर्ग हमको समर्थन करता है और लोकतंत्र में जो समर्थन का सबसे बड़ा पैमाना है वोट, उसके माध्यम से करता है और आगे भी हम करेंगे। हां, मैं स्वीकारूंगा कुछ हमें कमियां रही होगी, उन कमियों को ठीक करेंगे, लेकिन हमारे कारण ही इनको जगह मिली है यह सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि माफ करिए, ये टीवी पर बहुत है, अभी इनको लोकतंत्र में अपने को प्रूव करना है क्योंकि अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। देखिए, आपने कहा कि जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है,
वहां पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नितिन गडकरी भी तो किसी पद पर नहीं है सरकार में, उनका तो आप इस्तीफा फट से मांग लेते हैं। वो तो आप मांग रहे थे, हमने तो नहीं कहा। आपने तो लगातार कहा ना कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए साइड हो जाना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा। आप पार्टी के तमाम लोग आए, शाजिया आई यहाँ पे हैं, बाकी लोग भी आए, उन्होंने भी आए, उन्होंने मांग की, वही वाला पैमाना आप पर लागू क्यों नहीं? मैं कह तो रहा हूं, एक मिनट, कि मुझे ये लगता है कि नितिन गडकरी जी उस पद पे हैं, इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, देते तो अच्छी बात है, नहीं देते तो वो उस जांच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जो सरकारी जांच चल रही है। सरकार अगर नितिन गडकरी जी के खिलाफ मान लीजिए इनकम टैक्स विभाग जांच करता है, जो भी विभाग जांच करता है, उसमें नितिन गडकरी जी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो अगर मॉरल ग्राउंड पे वो करना चाहते हैं, मैंने आज तक हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, आप दिखा दीजिए। मीडिया वाले कह रहे थे, कुछ मीडिया चैनल जिसको लगातार मुद्दा बनाए हुए थे। मेरा अपना कहना है कि एक तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, दूसरा है कि प्राइमा फेसाई, इसमें आपका मतभेद हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूं। प्राइमा फेसी अगर आपको लगता है कि मुद्दे में दम है तो हर आदमी कहेगा कि मुद्दे में दम नहीं है। कह तो रहा हूं। नहीं, आपने कहा ना जस्टिस एपी शाह बैठेंगे, आंतरिक एक लोकपाल होगा, बहुत जल्द 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट पारित की जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी। वो क्या हुआ? वो अंजलि दमानिया का केस आया, मनन गांधी का केस आया, प्रशांत भूषण पर आरोप लगे। जब जब ये होता है लगता है कि वैसे ही है आप लोग जैसे बाकी हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। जो इंटरनल लोकपाल है, वो इंटरनल लोकपाल हमने अपनी पार्टी को साफ रखने के लिए रखा है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो एक हमारी अपनी आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे हम सरकार प्रक्रिया ने काम किया। जस्टिस एपी शाह की कमेटी की कोई बैठक हुई है अब तक? मैं बताता हूं। कब आएगी ये रिपोर्ट? मैं बता रहा हूं। पिछली बार इंटरव्यू पाया था, आपने कहा था कुछ दिन में आ रही हो, तो काफी हफ्ते हो गए, अब तक तो कोई रिपोर्ट आप बोल रहे थे कि तो प्लीज। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आपका ये इसका क्या मतलब है, ये तो इंटरनल लोकपाल है। इंटरनल है, हमने अपने सफाई के लिए रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार जांच ना कर, सरकार जांच कर रही है। दूसरा, सबसे जब हमारी पार्टी बनी नहीं थी उस टाइम हमने एक लोकपाल बनाया था, इंटरिम तौर पे था। जस्टिस एपी शाह थे, जस्टिस मारलेपल्ली थे और एक और जज थे। जब पार्टी बनी उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। एक तो पार्टी में इन्वॉल्व अभी कोई लोकपाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक तो वो पार्टी के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, प्लस दूसरा उनके पास काम बहुत ज्यादा है, दे विल नॉट बी एबल टू। तो अभी दोबारा गठन किया गया है, एडमिरल रामदास और जस्टिस भगवती प्रसाद, ये 2 लोग हैं। इन 2 लोगों के साथ डिटेल में हम लोगों की बात हुई थी। तो अब इन्होंने ये कहा है कि देयर हैज टू बी अ कंप्लेनेंट, बिकॉज अगर पार्टी केस रेफर करती है तो पार्टी उसको कमजोर केस रेफर कर सकती है। देयर कुड बी एन एलिगेशन कि आप कमजोर केस दे रहे हो, तो कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए। कंप्लेनेंट अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो अब उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम कल परसों में वेबसाइट पे डालने वाले हैं इसका पूरा। चलिए राहुल, आई हैव क्वेश्चन प्लीज दिस साइड। वक्त खत्म हो गया है तो ये आखिरी सवाल होना पड़ेगा। एक सवाल जी। देखिए अरविंद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप एक तीसरी पार्टी बनाकर हम लोगों के सामने 3 पार्टीज बनाना चाह रहे हैं कि या हम बीजेपी को वोट दें या हम कांग्रेस को दें। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस करप्ट है या बीजेपी भी करप्ट है, और आप एक ऐसी पार्टी लाएंगे जो करप्ट नहीं होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि जो भी रूलिंग पार्टी अगले इलेक्शन में आएगी, आप उनके सपोर्टर बनके, एक कार्यकर्ता बनके देश की सफाई शुरू कीजिए कि हम इस सतह से स्टार्ट कर कुछ जहां कमियां आप लोगों से छूट गई हैं ऊपरी सतहों पर देखकर, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया को खड़ा करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए जो एक सेटअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है, आप उसको चैलेंज मत कीजिए, बल्कि एक सपोर्टर की तरह उन तक जाइए। एक मंच उन्हीं के बीच में रहकर बनाइए जहां की एक जनता आप तक पहुंच के उस गवर्नमेंट तक बात पहुंचा सके, ना कि कई एक पार्टी बनकर आप भी हमसे उतना दूर हो जाए जो कि आज आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी दूर है या कल को अडवाणी जी दूर होंगे। सबको भूख भी लग रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बनके कांग्रेस को सुधारा जा सकता है, मुझे नहीं लगता। आपको ऐसा लगता होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनके बीजेपी को सुधारा जा सकता है, मुझे नहीं लगता। हमने पिछले, आप कह रही है ना कि रूलिंग पार्टी के साथ, आपने सवाल पूछा उनको जवाब देने का मौका दिया। आपने कहा कि रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता बनके रूलिंग पार्टी को अंदर से चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए पिछले 1.5 साल में जो कुछ हम कर सकते थे, जो कोशिशें हम कर सकते थे, हमने करके देखी और पूरी ईमानदारी के साथ करके देखी। इस देश के तमाम लोगों ने करके देखी। जब कुछ भी नहीं बचा तो ये लास्ट रिजॉर्ट था। हम राजनीति में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, राजनीति में हमें धकेला गया, लेकिन जब ये चुनौती मिली है तो इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है। ये बहस बहुत लंबी चल सकती है।
एक मुकदमा है शांति भूषण जी ने उससे 10 लाख रुपया लिया था। तो क्या ये कर सकते हैं कि चलिए वक्त खत्म हो गया है, शाही भोज हम सबका इंतजार कर रहा है। ये बहस बहुत लंबी चल सकती है। मुझे खुशी इस बात की है कि लोक बनाम तंत्र के मुद्दे पर बहस छिड़ी है। 10 लाख नकदी लिया था। लोक बनाम तंत्र के मुद्दे पर बहस छिड़ी है। अरविंद हमारे साथ है, मणिशंकर जी है, रविशंकर जी है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम खाते खाते भी बहस कर सकते हैं। आप तीनों आए, आपने बहस में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंगामा खड़ा हो गया है, कोशिश करते हैं कि सूरत भी बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मणिशंकर जी, अरविंद, थैंक यू सो मच।